Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most magnificent, the most merciful to the human being. Dear aspirants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिलेबस के बारे में थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन दोबारा दूंगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी जो हमारी होप एकेडमी के यूट्यूब चैनल है उस पर अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट की क्यूरीज है और वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस क्या होगा। तो मैं अपनी पुरानी वीडियो की थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन सिलेबस के ऊपर है वो आपको दे देता हूँ, ताकि आप लोगों का जो सिलेबस के ऊपर क्यूरीज हैं वो हल हो जाएं और आप लोगों को एक सिलेबस की रिकैप्चुलेशन दी जाए। तो जी स्टार्ट करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं ऑलरेडी पहले ही आपको दे चुका हूँ। उसके बाद सिलेबस ये जब 2012 में ये वैकेंसी अनाउंस हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने ये सिलेबस अनाउंस किया था। उस वक्त ये स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जो जॉब थी वो स्केल 14 में आ रही थी। अब ये बाद में अपग्रेडेशन इसकी हुई तो ये स्केल 15 में चली गई थी। उस वक्त जो उन्होंने सिलेबस अनाउंस किया था उसको मैंने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वर्बल रीजन 15% एनालिटिकल रीजन 15% और 70% जो सब्जेक्ट रिलेटेड था वो था। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, तो वहाँ पे मैथ्स, ट्रेड इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी 30% है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज है, MS ऑफिस है, जनरल नॉलेज है और फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो 70% इस एरिया का है और बाकी जो है वो 30% है। इसी तरह अगर सिलेबस ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनो टाइपिस्ट का अगर बात की जाए तो और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो लोग जो उन्होंने स्टेनो टाइपिस्ट या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया हुआ है वो डाटा के जो सिलेबस होगा या कंप्यूटर का है, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल के ऊपर वो लोग ज़्यादा फोकस करें, और स्टेनो टाइपिस्ट का शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा। इसके अलावा अगर स्टेटिस्टिक्स की बात की जाए तो स्टेटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा परसेंट वेटेज जो है ना वो होगी एग्ज़ाम्स में। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसमें स्टेटिस्टिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी हिस्ट्री के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स क्या है, डाटा इन इट्स क्लासिफिकेशन और इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो क्या होती है, मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेयर ऑफ डिस्पर्शन, सेट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, रिग्रेशन और कोरिलेशन लाइन क्या होती हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स की ये मेन चीज़ें हैं, ये जो इंशाल्लाह मेरे साथ लोग ऑनलाइन क्लासेस लेंगे जूम अप के ऊपर, उनको मैं ये चीज़ें कवर करवाऊंगा। उसके बाद मैथमेटिक्स में बेसिक अर्थमेटिक, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन, जनरेशन ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ एंगल्स। और ये बेसिक चीज़ें हैं कि जो पुराने एग्जाम्स के बेस पे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि मिस्टर एक्स और वाई के दरमियान में एक रिलेशनशिप को आपको बताते हैं कि मिस्टर एक्स वाई का फादर है या वो, और जो वाई है उसका सन है। उनके जो एज में डिफरेंस 5 इयर्स पहले इतनी थी और अभी 10 इयर्स के बाद इनके दोनों में डिफरेंस इतनी आ गई है, अब दोनों की एज बताएं। इस तरह की इक्वेशन यह आपको बता सकता है कि एक्स दो पर्सन है एक्स और वाई, उनको अगर ऐड किया जाए तो ये वैल्यू आ रहा है, अगर उनको माइनस किया जाए तो ये वैल्यू हो रही है। अब इन दोनों की एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करें। तो इस तरह के डिफरेंस के सम के संग जो इक्वेशन किस तरह जनरेशन होती है इसके ऊपर आपको, इस तरह माइलेज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक व्हीकल है जो या एक कार है जो पॉइंट ए से नॉर्थ डायरेक्शन में इतने किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, और दूसरी एक व्हीकल है जो इतने किलोमीटर के सपोज इतने किलोमीटर के फासले से डायरेक्शन साउथ की तरफ जा रही है, और इतने टाइम के बाद उनके दरमियान फासला कितना हुआ। तो इस तरह की इक्वेशन किस तरह जनरेशन होती है, रेशो किस तरह फाइंड करते हैं, प्रोपोर्शन किस तरह जनरेशन आप फाइंड कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह आपको पता होना चाहिए और मैं आपको कवर करूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, डिमांड एंड सप्लाई क्या चीज़ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह, कौन कौन से फार्मूले हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग है, एग्रीकल्चर, लैंड और इसके जो बेसिक चीज़ें जो
अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स में आप लोग को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, जो लोग स्टूडेंट्स पहले से मौजूद हैं वो वाले सारे टॉपिक इंशाल्लाह मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद जनरल नॉलेज का टॉपिक है, ये बहुत वाइड फील्ड है, इसको आप प्लीज़ आप लोग खुद कवर करें। इसके ऊपर जो एमसीक्यूज हैं या मटेरियल है वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन बाकी आप लोगों ने इसके ऊपर तैयारी खुद करनी है। उसके बाद एमएस ऑफिस, जिस तरह जो अकाउंटिंग की क्लास थी जिसमें मैंने आपको बेसिक आईटी के बारे में लेक्चर्स दिए हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको कवर कराऊंगा। एमएस वर्ड की शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें, एक्सेल की और पावर पॉइंट की जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके बाद इंग्लिश के ऊपर भी आप लोगों ने खुद ही इसकी तैयारी करनी है। इसके ऊपर मटेरियल बहरहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेपोजिशंस, इसके अलावा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें हम नॉर्मली कौन कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं, तो इसके ऊपर कंप्लीट गाइडलाइंस इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद सोशियोलॉजी जो है ना वो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक साइंस है कि जिसमें ह्यूमन सोसाइटीज किस तरह डेवलप हुई हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन क्या है, मेटेरियंस इनमें दरमियान में वो क्या है, और इनके डायनेमिक्स किस तरह हैं, किस तरह सोसाइटियाँ डेवलप हुई हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने सोशल वैल्यूज को एज्यूम किया है और कस्टम्स बने हैं, फिर उसके बाद लॉज बने हैं, रूल्स बने हैं। इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। उसके बाद जियोग्राफी के ऊपर भी आपको इंशाल्लाह कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, लेटीट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, रम लाइंस क्या होती हैं, किस तरह ना जो पूरी अर्थ को उस तरह किस तरह कितने ऑर्डिनल और कार्डिनल पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको कवर कराऊंगा। उसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जो मैं बेसिकली 5 प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर बेस करता होता है, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवाऊंगा। वर्ब और एनालिटिकल रीजन की कुछ एग्जांपल मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, वो इस तरह के आपके साथ आ सकते हैं। अगर ये देखें तस्वीरों का और जायज़ा लगाएं तो इसकी जो पिक्चर सी है वो इसका आंसर बनता है कि नेक्स्ट क्या पिक्चर आएगी। पहले 4 पिक्चर्स हैं, उस पिक्चर में अगर शुरू में देखा जाए तो ब्लैक है, उसके अंदर वाइट है, फिर पिक्चर भी चेंज हो रही है। अगर ट्राइंगल आ रहे हो, ट्राइंगल के अंदर जो पोर्शन है वो ब्लैक में आ रहा है। तो इस तरह चलते चलते अगर इस सीक्वेंस को देखा जाए तो इसका आंसर जो है वो सी बनता है। इस तरह इसमें आप देखें तो जो अंदर वाला निशान है, दायरे के अंदर जो निशान है वो दूसरी जगह पे इसमें उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। वो एंटी क्लॉक वाइज इसकी मूवमेंट हो रही है। फिर ये अंदर था और डाउन साइड पे था, अभी ये राइट साइड पे चला गया और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो इस लिहाज से अगर इसको थोड़ा सा आप बगौर जायजा लें तो इसका आंसर सी बनता है। इस तरह काफ़ी प्रैक्टिसेस ये भी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें अगर सर्कल को आप देख लें तो वो एंटी क्लॉक वाइज जो है उसकी मूवमेंट हो रही है और इसका आंसर भी 30 नंबर पे जो है वो इसका आंसर है। अ, अभी आप लोगों के साथ में अपने एक्चुअल जो आपको आज मैंने कोर्स कवर करवाना है उसकी तरफ जाते हैं। अल्लाह का नाम लेते हैं। ये चीज़ें मैं पहले भी आप लोगों को बता दूंगा जो स्टेटस में इंशाल्लाह आपको कवर करवाऊंगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ अगर आप लोग कंसंट्रेशन किसी और तरफ डिवर्ट हुए तो प्लीज़ वापस आ जाएं और यहाँ पे करें कि जिस तरह पिछले बैच में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जो स्टेटिस्टिक्स का वर्ड है ये ड्राइव फ्रॉम, अगर इसका लैटिन वर्ड है तो इसका वर्ड स्टेटस है, इटालियन में ये वर्ड स्टेटिस्टा है और जर्मन वर्ड में स्टेटिस्टिक है। और इन तीनों वर्ड के जो मीनिंग है वो पॉलिटिकल स्टेट है या गवर्नमेंट है। तो शेक्सपियर ने फर्स्ट टाइम 1602 में अपने जो ड्रामा है उसके अंदर इसको इस्तेमाल, हेमलेट जो ड्रामा था उसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट हिस्ट्री। अब अगर इसके ऊपर एमसीक्यूज आ जाता है कि जो वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स है वो कौन सा वर्ड है, अगर लेटिन के बारे में आपसे पूछे जाए, जर्मन के बारे में पूछे जाए, इटाली में पूछे जाए, तो आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए और इसको प्लीज मेमोराइज कर लें। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का वर्ल्ड है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है
वो हिस्ट्री आती है कि ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, वर्ड किसका है, इसका मतलब क्या है, फिर उसकी डिफिनेशन आ जाती है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है ये इसके दो सेंस में इस्तेमाल होता है। इसका फर्स्ट जो सेंस है वो सिंगुलर सेंस है। तो सिंगुलर सेंस, व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो आज के दिन में हम इसकी बात करेंगे कि बेसिक्स इसकी क्या हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डाटा की प्रेजेंटेशन होगी और फिर एनालिसिस एंड द लास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। और प्लूरल सेंस में अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स इज अ न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन collected for some definite purpose regarding some field of study। तो स्टैटिस्टिक है एक न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन जो है, प्लूरल सेंस में अगर कहें तो एक न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर। कलेक्टेड फ्रॉम सम डेफिनेट पर्पस, उसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। ये नहीं कि मैं बाजार में जा रहा था तो बहुत सारे लोग थे। अगर मेरी इंटेंशन हो कि मैं बाजार में देखूं कि जो मैं रास्ते में जा रहा था तो कितने लोग थे जो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते हुए उन्होंने सीट बेल्ट बांधी हुई। तो ये एक मेरा मकसद था कि मैं देखना चाहूँ। तो अब इस तरह मैं अगर पॉपुलेशन को देख रहा हूँ तो इसके बैकग्राउंड में अगर कोई डिफरेंट पर्पस है तो वो ऑब्जर्वेशन कहलाई जाएगी। अगर बैकग्राउंड में मेरी कोई पर्पस नहीं है तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं कहलाएगी। ये नेक्स्ट जाके इनिशियल ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैं आपको मजीद क्लियर करूंगा। तो अब ये आ जाती है कि ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है। न्यूमेरिकल मेयर ऑफ सम कंडीशन इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है? ऑब्जर्वेशन ये नहीं होती है कि आप जा रहे हैं और आपने कहा कि एक आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि आज जो टेम्परेचर है वो 42 सेंटीग्रेड था, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है। इसीलिए मैं कहूँ कि वो बंदा बहुत कम्पिटेंट है या लायक है, लेकिन ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि उस बंदे ने 95% मार्क्स अचीव किए हैं या उसकी जीपी जो है वो 3.95 है आउट ऑफ 4, तो दिस इज ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन इट शुड बी मेयरेबल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर वो मेयरेबल नहीं है तो वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। उसके बाद पॉपुलेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल पॉपुलेशन में इन स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन में थोड़ा सा फर्क है। स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द इंडिविजुअल विच पोजेसेस सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कि पॉपुलेशन में वो तमाम इंडिविजुअल एलिमेंट्स शामिल होते हैं कि जो एक जैसे कि करेक्टर रख होते हैं। सपोज अगर आप किसी भी स्कूल में बच्चों की हाइट क्या है वो मेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर है तमाम जो बच्चे हैं वो एक ही ह्यूमन बीइंग क्लास से बिलोंग करते हैं और तमाम के करेक्टर सेम हैं। इसी तरह अगर आप किसी जंगल में जो पौधे लगे हुए हैं या दरख्त लगे हुए हैं उनकी हाइट मेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे तमाम जो पौधे हैं वो एक ही जंगल से होने चाहिए, एक एनवायरनमेंट से बिलोंग करना चाहिए, ताकि वो उनके करेक्टरिस्टिक्स से वो सेम हो। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आपने एक पौधा पाकिस्तान से सेलेक्ट कर लिया है, एक आपने साउथ अफ्रीका से सेलेक्ट कर लिया है और एक आपने शुमाली कोरिया से सेलेक्ट कर लिया है, तो वो डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से उनके करेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो सकते हैं। पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन को पॉपुलेशन कहा जाता है कि वो एक ही करेक्टरिस्टिक उनके जो है ना वो सेम हो। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज दोज इंडिविजुअल। और हम चाहते हैं कि उन इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टीज क्या हैं उनके ऊपर हम जानना चाहते हैं। तो ये पॉपुलेशन है, इट में बी फिनिट एंड इनफिनिट। इनफिनिट और फिनिट का आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। फिनिट वो चीज़ होती है कि जिसको आप शुमार कर सकते हैं, यू कैन काउंट इट। एंड इन केस ऑफ इनफिनिट यू कैन नॉट काउंट। फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू दैट यू मे कैलकुलेट द नंबर ऑफ लीफ इन फॉरेस्ट, के आप जंगल में मेयर कर लें कि कितने जो हैं वो दरख्तों के अंदर पत्ते कितने हैं, तुम आप मेयर नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप मैं बताऊँ कि एक समंदर के अंदर या दरिया के अंदर कितने ड्रॉप ऑफ वाटर हैं, कितने पानी की कतरे हैं, वो आप मेयर नहीं कर सकते हैं। तो वो इन्फिनिट है। इसी तरह अगर मैं कहूँ आपके सर के अंदर बॉल कितने हैं,
तो वो इन्फिनिट है, वो मेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्कूल में बच्चों की तादाद है, टीचर्स की तादाद है, चेयर्स की तादाद है, तो वो एक बाजार में मार्केट्स की तादाद है, तो ये सारी चीज़ें आप मेयर कर सकते हैं। तो फिनिट और इनफिनिट का कंसेप्ट आपको दे दिया। उसके बाद सैंपल इज अ सेट ऑफ डाटा ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो आपको एक पॉपुलेशन में से सिंपल सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि पूरे पंजाब में जितने भी स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चों की एवरेज हाइट क्या है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गो ईच इन एवरी स्कूल ऑफ पंजाब डिस्ट्रिक्ट और KPK और सिंध और बलूचिस्तान, और वहाँ पे अगर कोई स्कूल, तमाम स्कूल हैं, उसके तमाम बच्चों की मैं हाइट मेयर करूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो आई विल गो फॉर द सैम्पलिंग बेस, कि मैं सपोज किसी भी प्रोविंस में मैं मेयर करना चाहता हूँ, तो उस प्रोविंस के कुछ स्कूलों को मैं सेलेक्ट करूँगा और वहाँ पे मैं बच्चों की मेयरमेंट लूँगा, और उस मेयरमेंट के ऊपर मैं कह सकूँगा कि एवरेज जो बच्चों की हाइट है किसी भी प्रोविंस में, सपोज पंजाब, KPK, सिंध या बलूचिस्तान में या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे बच्चों की जो एवरेज हाइट है वो ये है। इसी तरह मैं वहाँ पे उनका जो IQ का लेवल है, उनका जनरल टेस्ट लेके मैं मालूम कर सकती हूँ कि किस प्रोविंस में जो IQ का लेवल है बच्चों के अंदर कितना है। इसी तरह आप किसी एरिया में एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी देख सकते हैं कि किसी भी एरिया में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी है। इस तरह एजुकेशन आप देख सकते हैं। तो दिस इज द वेरी कॉमन करेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो इसका बेनिफिट है कि आप पूरी पॉपुलेशन जो होती है वो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं होती है। तो आप जो है सिंपल के बेस के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और सिंपल की बेस के ऊपर आप पॉपुलेशन के अगेंस्ट इन्फ्रेंस ड्रा करते हो। वो जो एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो प्लीज अगर आपको इन लोगों की लेफ्ट राइट, दोबारा ही मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट आप लोगों की कंसंट्रेशन है तो वह प्लीज वापस आ जाए। उसके बाद पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक्स। ये कोई बता सकता है कि पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक्स में क्या डिफरेंसेस है? अच्छा जी, मैं बताता हूँ। पैरामीटर, जब आप कोई मैथमेटिकल टूल लगा के आप पॉपुलेशन के अगेंस्ट कोई चीज़ मालूम करते हो, सपोज पॉपुलेशन मीन मालूम करते हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते हो, तो वो पैरामीटर कहलाता है। और यही टूल जब आप किसी सैंपल के ऊपर लगाते हो, मतलब सिंपल मीन मालूम करते हो, सिंपल स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करते हो, सिंपल हार्मोनिक मीन मालूम करते हो, तो ये स्टैटिस्टिक्स कहला जाता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूछा जा सकता है कि MU जो पॉपुलेशन मीन होता है कि ये क्या पैरामीटर है या स्टैटिस्टिक्स है। और वो आपसे वर्ड में भी आपको एक सिनेरियो दे के आपसे पूछ सकते हैं कि ये पैरामीटर है या स्टैटिस्टिक्स है। तो नॉर्मली एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि प्लीज़ फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आ जाए। कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं जो टोटली फोकस कर रहे थे कि ठीक है मैंने जल्दी जल्दी MCQs पढ़ने हैं और आगे बढ़ते जाना है। MCQs को थोड़ा सा वो अगर एग्जामिनर टिल्ट करेगा, चेंज करेगा और आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप क्वेश्चन गलत कर पाएंगे। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वो तमाम स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए, उनके लिए कंग्रेचुलेशन है। नेक्स्ट विद इन द मंथ आप लोगों का टेस्ट इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे UTS वाले। सो प्लीज़ बी कंसंट्रेट एंड बी सीरियस। इसके ऊपर आप फोकस करें, जहाँ से भी आपने प्रिपरेशन करनी है वो स्टार्ट करें। टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, और जब ऐसी वैकेंसियां बल्क में अनाउंस होती हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशन की वजह से जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपका टारगेट 95 प्लस होना चाहिए, तो देन देयर आर चांसेस कि यू में बी सेलेक्टेड। लेकिन अगर आप कैजुअल टाइप आपका एटीट्यूड है, कभी आपने पढ़ना शुरू कर दिया, कभी छोड़ दिया है, तो आप इस तरह अनफॉर्चुनेटली अप्लाई करते रहेंगे, अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपना रिसोर्सेज भी वेस्ट करेंगे, और आपकी कहीं सिलेक्शन में नहीं हुई। तो प्लीज़ मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जहाँ से भी तैयारी करनी है, इफ़ यू पीपल आर कन्वीनियंट विद मी, तो फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपको मैं बाकी नोट्स और मटेरियल भी शेयर करूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
और आप इसके ऊपर प्रिपरेशन तैयार कर लें। और अगर आपने कहीं और से तैयारी करनी है, कोई बुक्स वगैरह, तो उनको भी प्लीज़ स्टडी करना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और ये बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, परमानेंट बेस के ऊपर हैं। फर्स्ट जॉब को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके बाद आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाता है, और फिर बाकी जॉब्स में इससे बेहतर की तलाश में आप जारी रहते हैं, और इससे बेहतर से बेहतर की तलाश आप में आप उसको बेहतर जॉब आपको इंशाल्लाह मिल जाती है। तो जी नेक्स्ट हम जाते हैं कि ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई अगेन रिपीटेड कि दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स में फार्मूलाज और रूल्स, प्लीज वेट फॉर मिनट। अच्छा जी, ये ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स। थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स जिसके से नाम से ज़ाहिर है कि जिसमें हम फार्मूलाज एंड रूल्स के ऊपर बात करते हैं, कि जो भी फार्मूलाज आप किसी भी चीज़ को मालूम करने के लिए, आप लोगों को पता होगा कि आपने अर्थमेटिक मीन मालूम करने हैं, ज्योमेट्रिक मीन मालूम करने हैं, आपने मोड मालूम करने हैं, आपने मीडियन मालूम करने हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू सम फॉलो सम रूल्स और फार्मूलाज। तो ये जो फार्मूलाज और रूल्स होते हैं कि कोई भी चीज़ आपने किस तरह मालूम करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो वो थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच है। इसके एमसीक्यूज भी आएंगे, लेकिन प्लीज़ आप लोगों का अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है, वो तमाम मेथड्स जो डील करते हैं कि डाटा को किस तरह कलेक्ट किया जाए, समराइज किया जाए या डिफाइन किया जाए। तो डाटा के कलेक्शन के रिलेटेड जो टूल्स मेथड्स आप इस्तेमाल करते हैं, वो दिस इज द पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव statistics. Then we go, this is the third part, inferential statistics, प्रोसीजर फॉर ड्राइंग इन्फ्रेंस फ्रॉम सिंपल। मैंने जिस तरह शुरू में आपको बताया कि हम सैम्पलिंग बेस चल रहे होते हैं स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो जो सैम्पलिंग के बेस के ऊपर आप पॉपुलेशन के बारे में कोई एस्टिमेट्स लगाते हो, या कोई नतीजे अखज़ करते हो, या कोई कंक्लूजन, इफ यू ड्रा सम कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, दिस इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज कॉल्ड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि मैं जिस तरह आप लोगों के साथ पहले एग्जांपल शेयर किया है कि मैं चाहता हूँ कि किसी एरिया में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितने परसेंट है। तो मैं क्या करता हूँ कि ज़ाहिर है पूरी पॉपुलेशन को नहीं कर सकता हूँ वहाँ पे। सपोज मैं पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट देखना चाहता हूँ, तो मैं पाकिस्तान के जो बिग सिटीज़ है और स्मॉल सिटीज़, उनकी दो मेन कैटेगरी जाके वहाँ पे कुछ किसी एरिया में जाके वहाँ से लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, क्वेश्चनियर फिल करता हूँ, या किसी तरह इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, और मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे किस एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो 50% है, किसी में 60% है। तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर अगर मैं कोई कंक्लूजन ड्रा करता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जो है वो 45% है या 50% है, तो वो मेरी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होगा, क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन को का सैंपल लिया है, मुख्तलिफ जगहों से थोड़े थोड़े से लोगों का डाटा लिया है, और उस डेटा के ऊपर मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है कि पाकिस्तान का जो एम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो इतने परसेंट है, और इसकी बेस पे ये जो मेरा डिसीजन होगा वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट कहलाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप सब्जेक्ट के रिलेटेड जो है ना वो पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी ये जो एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट के वगैरह बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। ये जब क्लास एंड पे जाएगी तो फिर मैं आप लोगों से ये सारी क्यूरीज लूंगा। सो इट इज़ बेटर टू पुट योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस क्लास। उसके बाद चौथी जो ब्रांच है वो है अप्लाई स्टेटिस्टिक्स, जिसमें तमाम एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रैक्टिकल लाइफ। आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, नॉर्मली अपने को के जो रिसर्च और होता है वो बेस्ड ऑन सम डाटा होता है। आप कोई डाटा उठाते हैं, या प्राइमरी डाटा होता है या सेकेंडरी डाटा है होता है,
उस डाटा के ऊपर आप कोई एक्सपेरिमेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई करते हो और आप किसी नतीजे पे आते हो, और उसके बाद आप उसको, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल आपके एग्रीकल्चर में हो रहा होता है, आपके बिजनेस के अंदर हो रहा होता है, आपके एजुकेशन के सेक्टर के अंदर हो रहा होता है, इसके अंदर गवर्नमेंट इसको अप्लाई कर रही होती है, बैंक्स इसको यूज़ कर रहे होते हैं, कॉलेजेस एंड स्कूल इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल के ऊपर आप कोई एक्सपेरिमेंट करके उसको जब किसी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो तो उसको अप्लाई स्टैटिस्टिक्स कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियो में जो बारिश है वो कौन सी जगह है जहाँ पे बारिश कम है और उसकी वजह क्या है। तो सपोज़ मैं ये रीज़न आइडेंटिफाई कर लेते हूँ कि जिन इलाकों में प्लांट, ट्रीज, दरख्त और एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। तो अब एज ए गवर्नमेंट के पास ये स्टडी चली जाती है कि बारिश जो मुख्तलिफ इलाकों में कम हो रही है कुछ इलाकों में, और वहाँ पे क्रॉप्स की डेवलपमेंट सही नहीं हो रही है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे दरख्त नहीं है, तो वहाँ पे दरख्त लगाए जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उन एरियो में सबसे ज़्यादा दरख्त लगाने शुरू कर देती हैं। तो ये एक स्टडी थी जो रिसर्च था, और रिसर्च के बेस पे ने गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस डिसीजन को प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्लीमेंट कर दिया, और उस जगह पे जिस जिस जगह पे भी दरख्तों की कमी थी वहाँ पे उन्होंने दरख्त लगाने शुरू कर दिए, ताकि वहाँ पे भी बारिशें हों और लोगों में खुशहाली आए और क्रॉप्स की डेवलपमेंट हो, एनवायरनमेंट बेहतर हो। तो दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन कॉल्ड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसके ऊपर आप लोगों को कोई क्यूरीज हो, कोई समझ में नहीं आ रहा हो, इसके एमसीक्यूज भी मैं इंशाल्लाह तैयार कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन एज पर पॉलिसी ऑफ द होप अकेडमी इट विल बी शेयर विद ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर रजिस्टर्ड एंड पेड देयर ड्यूज। तो उन लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे कि जो रजिस्टर्ड होंगे और पेड स्टूडेंट्स होंगे। जी, नेक्स्ट हम जाते हैं, जिस तरह हर सब्जेक्ट्स की या हर कोई भी आप टूल अप्लाई करते हैं उसकी लिमिटेशंस होती हैं, तो स्टैटिस्टिक्स की भी इस तरह लिमिटेशन है कि एप्लीकेबल ऑन ग्रुप ऑफ डाटा। एक बंदे ने की एज है 75 या 50 है या 60 है, तो दिस इज़ वन ऑब्जर्वेशन। लेकिन इसके ऊपर कोई आप स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं कर सकते हो, ना उसको कोई आप अर्थमेटिक मीन मालूम कर सकते हो, ना ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर सकते हो, ना उसका मीनियन मालूम कर सकते हो। तो डाटा इट शुड बी ऑन ग्रुप, डाटा किसी ग्रुप की फॉर्म में होना चाहिए, तो तब आप किसी डाटा के ऊपर स्टेटिस्टिकल टूल अप्लाई कर सकते हो। और बेहतर बेहतर सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एप्लीकेबल होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। नेक्स्ट जो डाटा की हम किस में पढ़ेंगे वहाँ पे ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। उसके बाद जब कोई भी आप ह्यूमन कोई काम कर रहा होता है तो देयर आर पॉसिबिलिटीज एंड चांसेस ऑफ एरर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो एयर जो है वो पॉसिबल है, दिस इज द मेजर limitation of the statistics when you apply the statistical tool, there are chances and there are possibilities of error. Okay, what are the types of error? There are two types of error. One is the biased error and the second one is unbiased error. तो बायस्ड एरर वो वाले एरर होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इफ़ यू पीपल आर कन्वीनियंट, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं है, तो मैं आपके लोगों के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ, जो चीज़ समझाने वाली होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको इसमें इसके अंदर यहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हैं, बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, इंट्रोडक्शन वगैरह है जिसमें डेफिनेशन और बाकी चीज़ें हैं। तो इसमें उसकी इसको एक्सप्लेन करना या बोर्ड के ऊपर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बायस्ड एरर वो एरर होते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ ऑनलाइन में थोड़ा सा ये इशू है कि आप लोगों की कंसंट्रेशन लेने के लिए मुझे बार बार आपकी आगाही करनी होती है। अगर आपकी कंसंट्रेशन लेफ्ट राइट है तो वापस आ जाएं। बायस्ड एरर वो एरर होते हैं कि जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन ले रहा होता है और वो बायस्ड हो। सपोज आपने देखने हैं जिस तरह पंजाब में गवर्नमेंट ने इन्विजिलेटर रखे हुए हैं और वो मुख्तलिफ स्कूलों का मुख्तलिफ टाइम में दौरा करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे स्कूल का जो स्टाफ है वो तमाम प्रेजेंट है, बच्चे तमाम अवेलेबल हैं, उनकी पढ़ाई या उनका होमवर्क प्रॉपरली उनसे करवाया जा रहा है,
और जनरल जो बच्चों का एजुकेशन का लेवल है वो क्या है, तो वो मुख्तलिफ एरिया में जाते हैं। अब अगर कोई इन्विजिलेटर किसी एक एरिया में जानबूझकर नहीं जाता है ताकि वो इस एरिया को अवॉइड कर सके, वहाँ पे कोई उसका जानने वाला है या कोई रिलेटिव है, तो अब वो एक एरर जो होगा वो बायस्ड एरर होगा। या आप ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं और आप कहते हैं कि यार मैं ऑब्जर्वेशन तो अगर यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि यहाँ पे बच्चे ने 50 नंबर लिए तो मेरी तो बाद में टीचर मेरा रेलिवेट जानने वाला है तो उसकी इंसल्ट होगी, तो 50 के बजाय उसके नंबर आप 60 लिख रहे थे। तो ये आपका एक एरर तो आ गया, सिंपल ऑब्जर्वेशन आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया है। लेकिन ये है कि ये आपका बायस्ड एरर है, आपने जानबूझकर जो जो डिलिब्रेट एक्शन से जो एरर होता है वो बायस्ड एरर होता है। और अनबायस्ड एरर ये होता है कि आपने 35 लिखना था लेकिन आपने गलती से 53 लिख दिया है। तो इस तरह का जो एरर होता है वो अनबेस्ड होता है, आप कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि मैंने कोई गलती की है। दिस इज द जो लिमिटेशन में भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है, जो अनबेस्ड एरर हैं उसमें फर्दर फिर जो एरर होते हैं कुछ सिस्टमेटिक होते हैं, कुछ नॉन सिस्टमेटिक होते हैं, यानी कुछ सैम्पलिंग बेस्ड होते हैं और कुछ टेक्निकल नेचर के होते हैं। वो भी इंशाल्लाह अगली जाके मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। सिंपल है कि जो सैम्पलिंग बेस्ड एरर होते हैं वो होते हैं कि जब आप सिंपल को कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो सपोज आपने किसी बंदे से क्वेश्चनियर फिल करवाना है, वो बंदा अनएजुकेटेड है, जो क्वेश्चन आप उससे पूछ रहे हैं उसको समझ ही नहीं आ रही है कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, तो उस वक्त जो एरर उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और आपने वो रिकॉर्ड कर ली, तो वो सैम्पलिंग एरर है। और टेक्निकल एरर वो एरर होता है कि जब आप प्रोसेस के ऊपर स्टेटिस्टिकल टूल लगा रहे होते हैं, सपोज आपने उसका स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला लगा दिया है और वो फार्मूला आपने गलत लगा दिया है, तो ये टेक्निकल एरर कहलाया जाएगा। यानी एरर को डिफरेंट टाइप्स पे आप कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मेन जो है कि बाइस्ड एरर भी हो सकते हैं, अनबाइस्ड भी एरर भी हो सकते हैं, ये दो कैटेगरीज होंगे। इस तरह सैम्पलिंग एरर भी हो सकता है और टेक्निकल एरर भी हो सकता है। ये आप लोगों को मैं बता चूंगा। बहरहाल मजीद भी इसके ऊपर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद डाटा की अगली अगर दो किस्में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो एक डाटा ग्रुप डाटा होता है और एक अनग्रुप डाटा होता है। तो आए आप लोगों को इसके ऊपर कोई कंसेप्ट के ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है? मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। सपोज आप लोगों के पास एक्स है और उसकी वैल्यूज हैं 5, 7, 9, ठीक है, और 10। तो ये दिस इज एग्जांपल। और इसी तरह अगर आपको डाटा दिया जाए जिसमें क्लास हो एक से लेकर 10 और फिर 11 से लेकर 20, फिर 21 से लेकर 30 और फिर 31 से लेकर 40, और इसकी फ्रीक्वेंसी हो, इससे इसको हम डिनोट करते हैं, वो हो 5, उसी तरह 7, 9, 10, ठीक है। तो जो आपके लेफ्ट मेरे जो लेफ्ट साइड पे है, ये जो डाटा है ये है अनग्रुप डाटा। जबकि ये जो दूसरी एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये है ये है ग्रुप डाटा।
दोनों की यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ये अगर आपके पास आ जाए कि ग्रुप अनग्रुप डाटा किस तरह है, ग्रुप डाटा किस तरह होता है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों से पूछा जाए कि ये अगर देखा जाए तो ये जो वन है ये है लोअर क्लास या लोअर क्लास बाउंड्री, और आपका जो दूसरी साइड आपकी है ये वाली ये है अपर क्लास या अपर क्लास बाउंड्री। और इन दोनों के दरमियान जो फासला है, नाइन का जो डिफरेंस है वो है क्लास इंटरवल। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो क्वेश्चन आ जाता है कि जो दो एक क्लास होती है, उस क्लास की लोअर जो वैल्यू होता है उसको क्या कहा जाता है, और उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको क्लास इंटरवल का कहलाया जाता है। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया है। दोबारा हम अपनी स्लाइड की तरफ जाते हैं। अभी जो फर्स्ट क्लास है उसका तकरीबन टाइम ख़त्म होने वाला है। ठीक है, ये ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा की मैंने एग्जांपल आप लोगों के साथ एग्जांपल की है। उसके बाद डाटा की जो किस्में होती हैं, दो तरह की डाटा को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। और सॉरी पर कि डाटा को मुख्तलिफ कैटेगरीज के बेस के ऊपर आप उसकी सेग्रीगेशन कर सकते हैं, आप उसकी डिवीजन कर सकते हैं। तो स्टेटिस्टिक्स में डाटा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ड्यूरिंग अल्लाह करे आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए तो आप लोगों के जो आपने खेलना ही डाटा के साथ होता है, तो डाटा की डिफरेंट बेस के ऊपर आप उसकी कैटेगरीज कर सकते हैं। तो दूसरी जो कैटेगरी है कि डाटा को आप डिवाइड कर सकते हैं, तो डाटा को क्वांटिटेटिव या होता है या क्वालिटेटिव होता है। अब आप लोगों के साथ मैं दोबारा इसके थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि क्वालिटेटिव डाटा कौन सा होता है और क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होता है। सपोज मैं कहता हूँ कि एक एक्स मैन है और उसकी जो एज है वो 50 है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ एक वाई है और उसकी जो हाइट है वो 6.2, 6 फुट 2 इंच है। तो ये एक जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा है। ये कौन सा है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये एक क्या है, ये क्वांटिटेटिव डाटा है। अब क्वालिटेटिव क्या होता है कि आप कहते हो कि फलां जो एक्स या वाई एरिया में कोई स्कूल है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनका आईक्यू लेवल क्या है। तो आईक्यू लेवल तो आप नहीं मालूम कर सकते हो कि आईक्यू लेवल 50 है या 60 है। तो आप क्या करते हो कि उस एरिया में कोई जनरल नॉलेज का टेस्ट लोगे या कोई इंटेलिजेंस टेस्ट लोगे, और उसके बेस पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो लोग हैं वो जिनका आईक्यू लेवल है, आईक्यू लेवल है किसी भी एरिया में, वहाँ पे आप उसकी ग्रेडिंग कर सकते हो कि जिनका पुअर आईक्यू है वो हैं सपोज 30%, और जिनका गुड है वो है 40%, और
जिनका एक्सीलेंट है वो है 30%। तो ये मैंने जो ग्रेडिंग की है कि पुअर, गुड और एक्सीलेंट की बेस पे आप मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया है। तो ये है क्वालिटेटिव कि आप किसी चीज़ को मेयर करने के लिए जा रहे हैं, आप एग्जैक्टली किसी बंदे को, और ये बेस कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें बेस किस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती हैं, ये सारी चीज़ें, ये एक तो आपका ये क्वालिटेटिव है, डेटा है, और ये सारा का सारा जो है वो आपका बेस कर रहा है, किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। ये किसके ऊपर कर रहा होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये आपका बेस कर रहा होता है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि किसी बंदे की लॉयल्टी मैंने मेयर करनी है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो उसकी लॉयल्टी 50 है, 60 है, 40 है, 20 है। जबकि क्वान्टिटेटिव में एग्जैक्ट मेरे पास फिगर रहती है कि एक्स की जो एज है वो 50 है, या उसकी जो वाई की जो हाइट है वो 6.2 है। तो ये क्वांटिटेटिव डाटा है, जबकि क्वालिटेटिव डाटा में ऑब्जर्वेशन बेस कर रही होती हैं आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, और आप कैटेगराइज करते हो कि वो 50% लॉयल है, 30% है। तो ये बेस कर रहे होते हैं एस्टिमेट्स के ऊपर डाटा, और क्वांटिटेटिव डाटा में आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ रहे थे। तो मैं आपके साथ दोबारा थोड़ी देर के बाद दूसरा लिंक शेयर करता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। सो प्लीज़ बी विद मी, और यहाँ तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको मैं एंड कर रहा हूँ।